हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार चौधरी। वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। कुछ प्रैक्टिस हम लोग के पास है यूथ वाईसीटी की तरफ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स और उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस। बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स में बहुत सारी चीजें होती हैं अकाउंटिंग में जो हम लोग को पता होती हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा है बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन इन अकाउंटिंग। इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस ये रहे। पहला क्वेश्चन है कि फंड मींस क्या होता है। फंड मींस क्या है, फंड कोष से क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, नन ऑफ दीज, यानी चालू परिसंपत्तियां, या इसे चालू संपत्ति भी कह सकते हैं। इसे हम चालू संपत्ति भी कह सकते हैं, करंट एसेट्स जिसे कहते हैं। चालू उत्तरदायित्व या चालू दायित्व, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं फंड की, जब हम बात करते हैं फंड या कोष की, तो कोष में हम लेते हैं नगद को, कोष में हम लेते हैं नगद या उससे संबंधित चीजों को। तो करंट एसेट्स में शामिल होता है हमारा कैश, करंट एसेट्स में शामिल होता है क्या, कैश। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि नगद प्रवाह विवरण के अंतर्गत, हम नगद या कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें हम फंड का यानी कि कोष का इनफ्लो और आउटफ्लो, कितना फंड आया या गया, तो नगद में होने वाले परिवर्तन से बनता है क्या, कोष प्रवाह विवरण। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, यानी करंट एसेट्स और चालू संपत्तियां किसके अंतर्गत, फंड में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस। जब हम कैश बैलेंस को एडजस्ट कर रहे हैं तो निम्न में से किसको हमें नहीं लेना है। रोकड़ शेष को समायोजित करने में निम्नलिखित किस खाते को नहीं लिया जाएगा। तो हम समायोजित किस चीज को कर रहे हैं, रोकड़ शेष को। तो रोकड़ शेष के लिए हम पासबुक में की गई गलती जैसे है, रोकड़ बही में गलती है, पासबुक में डेबिट किए गए बैंक प्रभार यानी बैंक चार्जेस की बात हो रही है, और पासबुक में क्रेडिट गया ब्याज और लाभांश। तो हम यहां बात किसकी कर रहे हैं, रोकड़ शेष की। तो रोकड़ शेष को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको करेंगे किससे, कैश बुक से ही करेंगे। तो उसमें कैश बुक हमें पूछ रहा है कि नहीं, किस खाते को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, किस खाते को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो अगर नहीं किया जाएगा तो हम किस चीज को लेंगे, हम बात कर रहे हैं रोकड़ शेष की। तो यहां पे पासबुक में की गई गलतियों को, मिस्टेक इन द पासबुक, उसको हम समायोजित नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम रोकड़ की बात कर रहे हैं तो रोकड़ से संबंधित गलतियों को लेंगे, पासबुक से संबंधित गलतियों को हम नहीं लेंगे। एडजस्टमेंट गलतियों के लिए की जाती है, तो गलती दो ऑप्शन बन रहे हैं, रोकड़ बही या पासबुक में। बाकी तो दो ट्रांजैक्शन है कि एक पासबुक में डेबिट किए गए बैंक एक्सपेंस और दूसरा क्या है, क्रेडिट किया गया ब्याज और लाभांश यानी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये गलतियां नहीं है, ये एरर्स, मिस्टेक नहीं है। एडजस्टमेंट मिस्टेक्स एरर्स के लिए होता है, और हम पासबुक कैशबुक को एडजस्ट करना है तो हम पासबुक में ली गई गलतियों को इग्नोर करेंगे। हम किससे रिलेट करेंगे, कैशबुक वाली गलतियों से। तो ये आपका राइट ऑप्शन हुआ बी, कि जब आप रोकड़ शेष को समायोजित करेंगे तो पासबुक में की गई गलतियां, ए मिस्टेक और एरर इन द पासबुक, इसको आप इग्नोर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर एज यूज ऑफ फंड। यूजेस ऑफ फंड भी बोला जाता है कोष का उपयोग या धन का उपयोग, कोष का उपयोग के रूप में पहचाना जाता है। डिक्रीज इन अकाउंट रिसेबल, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, और लास्ट कह रहा है इंक्रीज इन कैश, यानी कि लेनदारी में, लेखे में कमी, नगदी में कमी, देनदारी लेखे में कमी, या नगदी में वृद्धि। तो जब हम धन का उपयोग कह रहे हैं तो धन का इस्तेमाल हमने कब किया, उपयोग मतलब इस्तेमाल, यूज, उपयोग मतलब इस्तेमाल या
यूज, तो धन का उपयोग हम कब करेंगे? जब धन में क्या हो जाएगी, उसे कब मानेंगे? जब धन में कमी हो जाएगी। यानी नगदी में, कैश में होने वाली कमी रिफ्लेक्ट करती है यूजेस ऑफ फंड को, रिफ्लेक्ट करती है यूजेस ऑफ फंड को या धन के उपयोग को। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, सॉरी ये हो गया था, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिर से यूज ऑफ फंड, फंड का इस्तेमाल, धन का फिर से उपयोग पूछा है, फंड का उपयोग, धन का उपयोग का एक उदाहरण है इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, इंक्रीज इन कैश, टैक्स रिफंड और इंक्रीज एन एनी लायबिलिटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब हम उसे कह रहे हो क्या कि वो धन का क्या है, उपयोग है? तो धन के अगर हमने, देखिए धन का उपयोग यानी यूजेस ऑफ फंड क्या क्या हो सकता है? अगर हम यूजेस ऑफ फंड की बात करें तो इसमें हम जब शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो ये यूजेस ऑफ फंड है। कई एसेट्स खरीद ली हमने, फिक्स एसेट्स परचेस कर ली, स्थायी संपत्तियां खरीद ली, ये धन का क्या है, उपयोग है। हमने डिबेंचर ऋण पर लेनदारों का भुगतान कर दिया ना, लेनदारों का भुगतान कर दिया, ये भी धन का क्या है, उपयोग है। तो ये सारी चीजें जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, इसे हम धन के उपयोग में कहते हैं। जब हम ये पेमेंट्स करते हैं, ये खर्चे करते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन बन रहा है। जब हम कह रहे हैं स्थायी संपत्ति में वृद्धि, तो वृद्धि कब होगी? जब आपने किसी फिक्स एसेट्स को क्या किया है, आपने फिक्स एसेट्स को परचेज किया है। अगर किसी फिक्स एसेट्स को आपने खरीद लिया तो खरीदने के लिए आपने जरूर कैश पेमेंट्स किए होंगे, और ये क्या है, धन का उपयोग शब्द से संबंधित हुआ, यानी ये यूजेस ऑफ फंड हुआ, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट अ लायबिलिटी अकाउंट? दायित्व नहीं है, दायित्व में नहीं आता। तो दायित्व में क्या नहीं आता? अकाउंट्स पेबल, यानी हमें किसी को पैसा देना है, तो ये भैया लायबिलिटी है, ये हमारी दायित्व है। यहां पर ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे अक्रूड नहीं अनअक्रूड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अनअक्रूड एक्सपेंसेस नहीं, ये होगा अनअक्रूड इनकम। ये क्या होगा? अनअक्रूड इनकम। ठीक, और इसे हम उपार्जित नहीं, इसे हम कहेंगे अनुपार्जित, इसे हम कहेंगे अनुपार्जित आय। तो अब हमारा सही है। तो पहला है अकाउंट्स पेबल, देखा था ये लायबिलिटी है। अनअक्रूड इनकम या अनुपार्जित आय, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। अगर हमें किसी से एडवांस पेमेंट रिसीव किया है तो वो हमारी, और उसके फिर उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व तो क्या होता है, सृजन होता है, क्रिएट होता है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। फिर कैश, तो कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, कैश एसेट्स है। और नोट्स पेबल, पैसा देना है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो हमारे इस ऑप्शन में 3 लायबिलिटी है, पहला, दूसरा और चौथा लायबिलिटी है, सिर्फ एक एसेट से। और पूछ भी रहा है कि निम्नलिखित में क्या लायबिलिटी या दायित्व नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। कैश हमारे लिए दायित्व नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, चालू संपत्ति है। संपत्ति में भी कैसी संपत्ति, करंट एसेट्स, सीए यानी चालू संपत्ति, इसे हम कौन सी संपत्ति माने, चालू संपत्ति माने। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस? किसका क्रेडिट बैलेंस यानी कि क्रेडिट शेष होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपका बेसिक बड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब आपसे पूछे किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, किसका डेबिट बैलेंस होगा, तो जिन चीजों को जर्नल में डेबिट करते हैं, जिनको हम जर्नल करते समय रोजनामचा में डेबिट करते हैं, उनका शेष या बैलेंस सदैव हमेशा डेबिट ही रहेगा। उनका बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। जिन चीजों को हम क्रेडिट करते हैं जर्नल में, उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही आएगा। ठीक,
वो जो डेबिट कर रहे हो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट, जिसको क्रेडिट किया उसका क्रेडिट। फॉर एग्जांपल परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, तो परचेज का बैलेंस अगर पूछ ले, परचेज बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। रेंट पेड, तो रेंट पेड यानी खर्चे, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो उसके बैलेंस भी क्या होंगे, डेबिट ही होंगे। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, उसका बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल रिटर्न डेबिट होता है, उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट ही होगा। तो जिन चीजों का जनरल में बैलेंस डेबिट, जो जनरल में डेबिट होगा उसका बैलेंस भी डेबिट, जो जनरल में क्रेडिट होगा उसका बैलेंस भी क्रेडिट। हमसे पूछ रहा है किसका बैलेंस क्रेडिट होगा, तो सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट होगा। कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। सैलरी, सैलरी का बैलेंस कैसा होगा, सैलरी का बैलेंस डेबिट होगा, क्योंकि सैलरी दी जाती है, एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा। रेंट पेड, इसका बैलेंस भी हमेशा पे किया मतलब खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट। तो ए और बी के बैलेंस हमारे क्रेडिट होंगे, सी और डी के बैलेंस हमारे डेबिट होंगे। ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी, तो यानी यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्योंकि ए एंड सी हमारा गलत है, सी एंड डी गलत है, एंड बी एंड डी भी गलत है, क्योंकि ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक इज 2 लाख, कैश और बैंक का बैलेंस साल के शुरुआत में कितना है, 2 लाख, एंड एक्सपेक्टेड रिसीव फ्रॉम डेटर 2.5 लाख, तो देनदारों से हमें मिलेगा 2.5 लाख, और कैश सेल भी हमने किया है 4 लाख, एंड कैश परचेस खरीदा है नगद 1.5 लाख, पेमेंट टू क्रेडिटर किया है हमने लेनदारों को भुगतान 2,20,000, देन व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, साल के अंत में हमारा नगद और बैंक का कितना बैलेंस होगा, यानी डे के एंड में, एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितना पैसा होगा, ये हमें बताना है। तो जब हमें कैश का बैलेंस निकालना हो तो हम सिर्फ 2 चीजें देखेंगे, कुछ और नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 चीजें, पैसा कितना आया और पैसा कितना गया, जितना व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, इसी रूल पे चलेंगे। तो जितना आया उसे एक तरफ जोड़ लीजिए प्लस में, तो हमने जब कहा ओपनिंग बैलेंस तो ये भी प्लस में जाएगा, कितना है, 2 लाख रुपए, ये हमारा 2 लाख रुपए। आया कह रहा है रिसिप्ट होगा देनदारों से, तो मिलेगा यानी आएगा, ये भी होगा 2.5 लाख रुपए, और कहता है कि 4 लाख रुपए नगद बेचा है, बेचने पर पैसा आएगा, तो ये हो गया 3 चीज जो कैश का इनफ्लो बता रहा है, पैसे आने के स्रोत बता रहा है। तो पैसे आएंगे इतने, तो पैसे आएंगे हमारे पास 4 2 6 2 8,50,000 रुपए, 8,50,000 मेरे पास आए, और गए कितने, जब हमने क्रेडिटर को दिया 2,20,000, और जब हमने नगद खरीदा 1.5 लाख, तो 1,50,000 और 2,20,000 मिलाकर हो गए 3,70,000, इतना हमने कैश का पेमेंट किया, यानी पैसे गए, तो बचे कितने, 370, माइनस कर देंगे जितना भी आए थे, तो यानी ये हो गया 0, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 4,80,000 रुपया हमारे पास एंड ऑफ द ईयर बैलेंस होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, ए इज द राइट आंसर, 4,80,000। सिंपल सी बात है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो आए जहां से वो हमने जोड़ लिया, गए जहां पे वहां पे हमने जोड़ लिया, माइनस कर दिया, आंसर हमें मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बुक यूज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग, कैश बुक किन चीजों को रिकॉर्ड करता है, रोकड़ बही का प्रयोग निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। किस लिए रोकड़ बही हम यूज करते हैं, सभी नगद प्राप्तियां, ऑल कैश रिसिप्ट ओनली, सिर्फ कैश रिसिप्ट। आगे देखते हैं, कैश पेमेंट ओनली, सभी नगद भुगतान, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल, सभी नगद और उधार विक्रय, और तीसरी लास्ट ऑप्शन कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश ऑल।
तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक का कुछ रूल होता है, यहां पर ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इसमें सिर्फ नगद लेन देनों को दिखाया जाता है, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो उधार पे हो रहे हो, चाहे खरीदा हो या बेचा हो उधार, उनको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अगर इसी रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जहां पे हमने देखा कि ऑल कैश एंड क्रेडिट, तो ये ट्रांजैक्शन तो कट गया, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, एक ऑप्शन चला गया। दूसरी चीज, हम कैश बुक में जब हम बनाते हैं, जब हम कैश बुक बनाएंगे तो उसके दो साइड होते हैं, एक रिसिप्ट यानी प्राप्तियों का और पेमेंट का, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो इसलिए कैश बुक में हम ये दो ऑप्शन भी कैंसिल कर दें, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज की बात कर रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? सही ऑप्शन हुआ हमारा डी, जहां पे कह रहा है ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, कैश की सभी रसीदें या प्राप्तियां बोल सकते हैं एवं भुगतान को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक? कैश बुक के क्या फायदे हैं? कह रहा है बोथ ऑफ दीज, पहला ही ऑप्शन कह दिया बोथ ऑफ दीज, यानी नीचे के हो सकता है दो। अब क्या देखें, पहला ऑप्शन क्या है? एनी मिस्टेक इन द बुक्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश। पुस्तकों में किसी भी गलती को आसानी से नकदी के सत्यापन से पता लगाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आपने कैश बुक मेंटेन की है तो कैश का जब हम वैल्यूएशन करेंगे, ऑडिट होगी और वहां पे कैश का इवैल्यूएशन होगा, तो वहां पर हम अगर कोई गलती, कोई फ्रॉड, कोई चोरी, कोई कपट हुआ है, कैश का गमन हुआ है, तो वहां पे आसानी से पता लगाया जा सकता है जब आपने कैश बुक बनाई हुई हो। तो ये ऑप्शन तो सही कह रहा है, ये बात तो स्टेटमेंट सही है। सी, डेली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर इजिली असर्टेन, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब हम कैश बुक बनाएंगे तो हम डेली का हिसाब बड़े आराम से रख सकते हैं कि एक दिन में मेरे पास कितने पैसे आए शाम को या एंड ऑफ द डे, कि कितने रिसिप्ट हुए और कितने पेमेंट्स हुए। तो ये भी आसानी से पता लगाया जा सकता है और गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। ये भी कैश बुक का एक फायदा है, बेनिफिट है। तो यानी कि बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां पे कह रहा है बोथ ऑफ दीज, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ए, कि एडवांटेजेस ये दोनों ही हैं कैश के। ठीक, नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इन अ कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? रोकड़ बही का डेबिट शेड दिखाता है। क्या दिखाएगा? टोटल कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल नगद। टोटल कह रहा है कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नगद। इनकम ऑफ बिजनेस एंटिटी, व्यवसायिक इकाई की क्रिया, और कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। तो डी इज द राइट आंसर। जब हम डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं एंड ऑफ ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग, एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग, अंतिम। ठीक, तो अंतिम तिथि पर जो डेबिट बैलेंस आएगा वो क्या बताएगा? कैश इन हैंड, कि साल के अंत में मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है, हमारी कैश की स्थिति क्या है वो बताएगा। तो अंत के, अवधि के अंत में हाथ में नगद की स्थिति को दर्शाता है रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस। तो डी इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है कंप्राइजेस ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, में रोकड़ शेष और बैंक के पास मांग जमा शामिल है। किसमें? एडवांसेस में, डिपॉजिट में, कैश में या लोन में? तो जहां हम बात कैश की कर रहे हैं तो कैश ही हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, जो कंप्राइज करता है, जोड़ता है, कंसिस्ट करता है किन चीजों को? कितना हाथ में है और कितना हमने बैंक से मांगा हुआ है। तो दोनों का टोटल जो होगा वो होगा किसमें? कैश में। बाकी लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जैसा गया तो वो जाने की बात कर रहा है, आने की बात नहीं कर रहा है। लोन जो हो गई वो हमारी लायबिलिटी हो गई, वो हमारा दायित्व हो गया,
और लायबिलिटी या दायित्व भी इसमें शामिल नहीं होगा। और एडवांस जो मैंने दिया है, ठीक, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। सही ऑप्शन हमारा क्या है? बी, कैश, जिसमें हम कैश इन हैंड और कैश विद द बैंक दोनों को जोड़कर रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस या अनुकूल शेष, इसे हम पॉजिटिव बैलेंस भी कहते हैं। इसे हम पॉजिटिव यानी धनात्मक शेष भी कहते हैं। किसका? कैश बुक का। तो कैश बुक के पॉजिटिव या डेबिट, हमेशा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आर द फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछे कि कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, तो कैश बुक का बैलेंस सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, फेवरेबल होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस भी कहते हैं इसे। डेबिट बैलेंस को फेवरेबल कहते हैं, फेवरेबल को डेबिट कहते हैं, इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। तो हमेशा कैश बुक का बैलेंस कैसा होगा? डेबिट होगा। लेकिन अगर एग्जाम में कभी पूछ ले कि बैंक बैलेंस कैसा होगा, तो बैंक का भैया दोनों होता है। बैंक का डेबिट बैलेंस भी होता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस को पॉजिटिव कहते हैं, क्रेडिट को नेगेटिव कहते हैं, और क्रेडिट बैलेंस को ही ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट भी, अधिविकर्ष भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नगद या कैश का बैलेंस क्या होता है, तो वो डेबिट होता है, जिसे फेवरेबल पॉजिटिव कहते हैं। और अगर पूछा जाए बैंक का क्या हो सकता है, तो बैंक का सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव तब होगा जब बैंक में हमारे जमा अमाउंट हमने ज्यादा जमा की होगी, निकाली कम होगी। क्रेडिट बैलेंस तब बोलेंगे जब हमने निकाल ज्यादा ली और जमा कम धनराशि की, तो उसे ओवरड्राफ्ट या हम बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। ठीक, तो सही ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट है कैश बुक, रोकड़ बही क्या है? एक रोजनामचा बही खाता, प्रमाणक, ठीक, लेजर, खाता बही, नन ऑफ द अब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम रोकड़ बही की बात करते हैं, अगर अब इसके दो कॉन्सेप्ट है। एज पर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो रोकड़ बही जर्नल भी है, रोकड़ बही में जर्नल भी आते हैं। ठीक, क्योंकि प्राइमरी बुक में आप सबसे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो कहां पे? रोकड़ बही में। तो इसलिए ये जर्नल भी है और ये खाता बही भी है, यानी ये एक लेजर अकाउंट भी है, क्योंकि ये कैश बैलेंस को ढूंढकर बताता है, कैश बैलेंस को फाइंड करता है। खाता बही भी है बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट जो कहता है कि जर्नल में आप सारे ट्रांजेक्शन्स लिखते हो, जबकि कैश बुक में आप सारे ट्रांजेक्शन नहीं लिखते हो। कैश बुक क्योंकि अक्रूवल बेसिस सिस्टम पे जब चलते हो, तो कैश बुक में सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, बाकी के ट्रांजेक्शन तो आप छोड़ देते हो। तो इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या होगा कि ये कट गया तो बचा क्या? लेजर अकाउंट ही बचा। तो कैश बुक क्या है? लेजर खाता बही है, लेजर है, खाता बही है, जिसमें हम कैश से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान का रिखा रखते हैं और वर्ष के अंत में कैश का एक शेष ज्ञात करते हैं। तो कैश बुक क्या है? एक खाता बही है। सी इज द राइट आंसर। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, अगर कैश का डेबिट बैलेंस हो जाए, होता तो हमेशा पॉजिटिव ही है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस अभी हमने बताया था, इसे पॉजिटिव भी कहते हैं, फेवरेबल भी कहते हैं। तो वो क्या है? तो नीचे देखिए, बैंक लोन है, नहीं हो सकता। ओवरड्राफ्ट बैंक की कंडीशन में होता है, कैश में होता नहीं है। फेवरेबल बैलेंस है, अभी हमने कहा कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है उसे फेवरेबल कहते हैं, उसे पॉजिटिव भी कहते हैं, या फेवरेबल या पॉजिटिव को हम डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। और कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? तो डेबिट बैलेंस ही होगा। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हुआ? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन, नगद छूट मिलती है, कब मिलती है? छूट कब मिलेगी? बड़ा सिंपल सी चीज है, छूट कब मिलेगी? जब हम पेमेंट करेंगे। छूट कब मिलेगी? जब हम पेमेंट करेंगे तभी हमें छूट मिलेगी। और पेमेंट कब करेंगे? जब हमने कुछ खरीदा होगा। तो खरीदने पर हमें मिलती है नगद
कैश डिस्काउंट, अगर आपने बेसिक टर्म पढ़ा हो तो बिजनेस में डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट, और एक होता है कैश डिस्काउंट यानी नगद छूट। व्यापारिक छूट या ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस होता है, मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार के लेन देन को बढ़ाना, सेल को बढ़ाना, सेल को विक्रय संवर्धन करना, ठीक। और ये हम चाहे आप उधार माल बेचिए, कैश बेचिए खरीदिए, या नगद खरीदिए या उधार खरीदिए, दोनों पे ही, नगद और उधार दोनों पे ही हम व्यापारिक छूट देते हैं और लेते हैं। लेकिन नगद भुगतान, नगद छूट, कैश डिस्काउंट सिर्फ तब दिया जाएगा जब हम कैश रिसीव या पे कर रहे हो। जब हम या तो कैश रिसीव कर रहे हैं या तो कैश पेड कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अलाउ की बात की गई है तो हमने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट कब देंगे? जब हम खरीद रहे होंगे। नहीं खरीद रहे होंगे तो ये तो ट्रांजैक्शन हुआ। हम पेमेंट रिसीव करने के लिए, बेसिकली कैश डिस्काउंट का मेन पर्पस है कैश की जल्द से जल्द रिकवरी करना। कैश डिस्काउंट का मेन पर्पस क्या है? कैश की जल्द से जल्द रिकवरी करना, पैसे मार्केट से जल्द निकालना। और इसी के लिए हम अपने कस्टमर्स को नगद छूट देते हैं कि आप हमसे उधार सामान खरीद कर ले जा रहे हो, हम आपको उधार बेच रहे हैं, और 15 दिनों के अंदर अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया तो हम आपको 2% 3% और छूट दे देंगे। तो यानी सही ऑप्शन क्या हुआ? प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए। तो नगद छूट क्यों देते हैं? शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए देते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए देते हैं। उधार और खरीद पर जो हम भुगतान दे रहे हैं उसे व्यापारिक छूट कहते हैं, उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं। जबकि ट्रेड डिस्काउंट, इसे हम कौन सा डिस्काउंट कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। जबकि प्रॉम्प्ट पेमेंट, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए हम जो छूट देते हैं उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? C is the right answer. Next, which statement regarding the indirect method is false? Indirect method से मतलब यहाँ कैश फ्लो से है। कैश फ्लो से इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? दो मेथड होते हैं। कैश फ्लो क्या बताता है? रोकड़ की स्थिति विवरण को बताता है कि रोकड़ की स्थिति क्या है, कितना पैसा आया साल में, कितना पैसा गया। इसके दो मेथड होते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन, पहला ऑप्शन कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज एडेड टू नेट इनकम, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल इन एडेड टू नेट इनकम, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल टू नेट इनकम, और इंक्रीज इन मर्चेंट इन्वेंट्री सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेट इनकम। यानी हराश खर्च को शुद्ध आय में जोड़ा जाता है, देनदारों में बढ़त को शुद्ध आय में जोड़ा जाता है, लेनदारों में बढ़त को शुद्ध आय में जोड़ा जाएगा, और वस्तुओं या स्टॉक में बढ़त को शुद्ध आय से घटाया जाएगा। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट सिर्फ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इनडायरेक्ट मेथड में हम प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं, यानी कि व्यापार किया तो शुद्ध आय या तो शुद्ध हानि लेते हैं, और उसमें प्लस माइनस करते हैं किन चीजों का? गैर रोकड़ व्यापार, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग कैश ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस या लेन देन जो नगद में नहीं होते, उनको हम जोड़ते और घटाते हैं। तो जो ये है ये लेकिन देनदारों में बढ़त, देनदार कब बनते हैं? जब हमने किसी को उधार बेचा हो ना। देनदार कब बढ़ेंगे? जब हमने किसी को उधार बेचा है और बढ़त हो गई तो उधार बेच दिया। ये हमारा बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेवेंट नहीं हुआ। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, जहां पर बाकी सारी चीजें जो हैं वो नॉन कैश ऑपरेशनल है। ठीक वो किस तरह की चीजें हैं? तो वो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? बी, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल इज एडेड टू नेट इनकम। नेट इनकम में जो आएगा वो इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से क्या है? फॉल्स है। ये हमारा
इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जिस फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस करते हैं उसको बिलोंग नहीं करता। बाकी चीजें जो हैं वो ऑपरेशनल चीजें हैं, वो रिलेट करती हैं, तो वो जोड़ी या घटाई जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये सेकंड पॉइंट ये वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो बी इज द राइट आंसर। 17, डिस्काउंट रिसीव, प्राप्त बट्टा, बट्टा कब प्राप्त होगा, डिस्काउंट कब मिलेगा। डिडक्टेड व्हेन रिसीव कैश, पहला कह रहा नगद प्राप्त होने पे हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, हम हमें साख पर माल बेचते तब हमारे द्वारा दिया जाता है। तो डिडक्ट बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, हमें देना पड़ेगा जब हम अपने हिसाब का भुगतान करते तब हमारे द्वारा घटाया जाएगा। नन ऑफ दीज, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमने क्या किया है, डिस्काउंट छूट प्राप्त की है। और अगर हमने छूट प्राप्त की है तो छूट प्राप्त करने पर हम क्या करेंगे, छूट कब मिलेगी, जब हम अपने हिसाब का भुगतान करेंगे। तो छूट प्राप्त करने के लिए आपको सामान खरीदना पड़ेगा और खरीद कर जब आप उसका भुगतान करेंगे तो वही हुआ ना हिसाब का भुगतान। छूट मिलेगी कब, जब हमने कैश पेमेंट की होगी। छूट देंगे कब, जब हमने कैश पेमेंट रिसीव की होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमें डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहे हैं, तो नगद प्राप्त होने पे डिस्काउंट देते हैं। नगद प्राप्त होने पे हम क्या करते हैं, हम छूट या बट्टा अलाउ करते हैं, देते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स, बेचते और खरीदते समय हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, व्यापारिक छूट। कैसी छूट, व्यापारिक छूट। अगर खरीद और बेच रहे हो तो व्यापारिक छूट देते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। जब हम अपने अकाउंट्स को, अपने हिसाब को सेटल कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तब ये जितनी भी छूट हमें मिलेगी इसे हम अपने हिसाब से घटाकर फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है साइज ऑफ रिसेबल इज अफेक्टेड बाय, रिसेबल मतलब प्राप्तियों की मात्रा प्रभावित होती है किस चीज से, क्रेडिट पॉलिसी से। प्राप्तियां मतलब रिसेबल, हमें जो प्राप्त करना है बाजार में से, हमें जो रिसीव करना है कैश, उसकी कह रहा है वो प्रभावित होती है हमारी साख नीति से, क्रेडिट पॉलिसी से। हैबिट्स ऑफ कस्टमर, ग्राहकों की आदतों से। टर्म्स ऑफ पेमेंट, भुगतान की शर्तों से। तो मेरे ख्याल से साइज ऑफ रिसेबल जो हमारे अफेक्टेड बाई ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों ही चीजें, तीनों ही पॉइंट सही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या बनेगा, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ये सभी यानी ये तीनों ही कंडीशंस हमारे प्राप्तियों की मात्रा को क्या करती है, प्रभावित। हमारी साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी, अगर मार्केट में हमारी जो क्रेडिट देने की पॉलिसी होगी उससे हमारे क्या होगी, हमारी जो प्राप्तियां वो इफेक्टेड हो सकती हैं। हो सकता है हम ज्यादा दिन की क्रेडिट टर्म्स ना देते हो तो हमारा हमें पैसे मिलने हमें कम हो जाएंगे, हमारा सेल कम हो जाएगा। ग्राहकों की आदतें भी टर्म्स पे डिपेंड करती हैं, प्राप्तियों को इफेक्ट करती हैं। और भुगतान की शर्तें, हमने भुगतान की क्या शर्तें रखी हैं कि आपको कितने दिन के अंदर पेमेंट करने हैं, कितना % आपको डिस्काउंट देंगे, ये भी कहीं ना कहीं हमारी प्राप्तियों को इफेक्ट कर देती हैं। तो यानी ऑल ऑफ दीज। इनवॉइस फ्रॉम वेंडर, वेंडर ने इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बीजक, इनवॉइस मतलब बीजक। वेंडर यानी जो सप्लायर है, जो हमें माल की सप्लाई देता है, विच आर ड्यू इन 30 days शुड बी क्रेडिटेड। वेंडर में बी, सप्लायर में बीजक जो 30 दिन में दे होती है को निम्नलिखित में क्रेडिट करना चाहिए। अब यानी कि वेंडर है, हमने किसी से सामान खरीदा तो बड़ी सिंपल सी चीज है, पूछ रहा है क्रेडिट करना चाहिए। पूछ क्या रहा है, क्रेडिटेड टू, कहां क्रेडिट करोगे ना, यही एक लाइन लिखी है ना, इसी ने आंसर दे दिया हमें कि हमें कहां क्रेडिट करने को पूछ कर। तो क्रेडिटर करना है और वेंडर है, तो वेंडर को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे। वेंडर को हम अपना क्या कहेंगे, क्रेडिटर, लेनदार कहेंगे। और लेनदार हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लेनदार हमारे लिए लायबिलिटी, और समस्त लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समस्त लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। जिसमें आप देख लो लायबिलिटी कौन सी है, परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा।
हमें क्रेडिट पूछ रहा है, अकाउंट ट्रांसफरेबल नहीं, दे खाता यानी अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल जिसे अकाउंट्स पे करना है, तो ये हमारा क्रेडिटर ही तो होगा जिसे हमें पैसा देना है। ये हमारा कौन होगा, अकाउंट्स पेबल, मतलब जिसे व्यापार के जो हमारे पेबल्स हैं, जिनसे हमने कुछ अल्प अवधि के लिए सामान उधार खरीद रखा है, उन्हें हमें 30 दिन के अंदर पैसा देना, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट करेंगे। तो ये क्रेडिट करेंगे कहां पे, अकाउंट्स पेबल अकाउंट में। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट एज क्रेडिट रिक्वायर्ड क्रेडिट टू, कार्यालय उपकरण का उधार क्रय किया, उधार खरीदा है, तो बस आप इसकी जर्नल एंट्री कर लो। आप उधार इक्विपमेंट खरीद रहे हो तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, उधार खरीदा, अगर नगद खरीदता तो लिखता मैं कैश, तो हम कैश में क्रेडिट करते, यानी ये हमने नगद नहीं खरीदा, हमने उधार खरीदा है, तो हम कैश नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब ये ऑप्शन नहीं होगा, समझ में आई बात। उधार खरीदने पे हम कैश नहीं क्रेडिट कर सकते, पैसा जा ही नहीं रहा है, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, यानी कि ये ऑप्शन नहीं बनेगा। तो हम कहां करेंगे सर, हम करेंगे देनदार खाते में, डेटर अकाउंट में, देनदार कहां करेंगे, देनदार खाते में। तो देनदार खाता कौन है, अकाउंट्स पेबल है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस एक्सपेंस है, ये अकाउंट्स पेबल नहीं, अकाउंट रिसेबल होना चाहिए, सॉरी देनदार खरीद रहे हैं ना, तो ये क्रेडिटर हो जाएगा। हम खरीद रहे हैं तो ये हमारा कौन हो जाएगा, क्रेडिटर, ये हमारा क्रेडिटर, उधार खरीदा है हमने, पैसे देना है, लेना नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है, लायबिलिटी अकाउंट, तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट, दे खातों में जितना हमें पैसा देना है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ऑफिस एक्सपेंस तो हमारा होगा नहीं, इक्विपमेंट एक्सपेंस भी नहीं होगा, क्योंकि ये डेबिट होगा, हमें क्रेडिट की चीज पूछ रहा है, तो अकाउंट्स पेबल हम बोल देंगे, ठीक, क्योंकि हमें पैसा देना है। अगर नगद खरीदा होता तो कैश, तो बी ऑप्शन बनता। अगर उधार खरीदा है तो हम क्रेडिटर, यानी देना है, लायबिलिटी है, तो अकाउंट्स पेबल बोलेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, ठीक। तो ए इज द राइट आंसर। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड, स्वतः वित्तीयन को शामिल किया जाता है। स्वतः वित्तीयन मतलब अपने आप से जो फंड जनरेट कर ले व्यापार के लिए, अगर हम कहीं से भी अल्प अवधि के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए व्यापारिक लेन देन से ही जो एक फंड जनरेट कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। फंडिंग का यूज क्या है, फंड, पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है, व्यापार को ऑपरेट करने के लिए, व्यापार के संचालन के लिए। तो व्यापार संचालन के लिए पैसा चाहिए, उससे आप क्या खरीदेंगे, व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, लेनदारों का भुगतान, मजदूरों की वेतन, मजदूरों का मजदूरी, वर्कर्स जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी, ये सब जगह आप अपने पेमेंट्स क्लियर करते हो, किससे, फंडिंग से, आए हुए पैसे से। तो अगर हमने स्वतः फाइनेंसिंग कर ली, कुछ ऐसा सिस्टम किया कि जिससे हमने उधार पर सामान ही खरीद लिया, उधार पर सामान खरीद लिया, लेबर को कुछ दिन के लिए टाल दिया कि भैया अभी 2 महीने बाद पैसा लेना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, फंडिंग जनरेट हो गई। पैसे लगाकर खर्चे करना एक चीज है, और पैसे खर्चे ही ना करना, उधार कर देना दूसरी चीज है, तो वो भी तो फंडिंग हो गई ना, उतना पैसा तो इन्वॉल्व हो ही गया बिजनेस में। तो स्वतः फाइनेंसिंग क्या है, अकाउंट लेनदारी लेके, देनदारी, अल्पकालीन ऋण और ऋण की श्रृंखला। तो कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा देनदारी यानी अकाउंट्स क्या होगा, पेबल, अकाउंट्स पेबल, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है क्रेडिटर। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, क्रेडिटर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक, बिल्स पेबल, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी किसके अंदर, ये सब अकाउंट्स पेबल, देनदारी लेखे में आ जाती है। हमें पैसा इनको देना है,
यानी अकाउंट्स पे करना है, ये हमारा स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है, स्वतः वित्तीय, क्योंकि उधार खरीद कर ही हमने एक फंड जनरेट कर दिया है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है वाइल वाउचिंग, वाउचिंग मतलब प्रमाणन, वाउचिंग मतलब प्रमाणन, प्रमाण की जरूरत नहीं है सेल्स रिटर्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग सेल्स रिटर्न, जब आप सेल्स रिटर्न को वाउच करोगे, सेल्स रिटर्न का प्रमाणन कर रहे हैं, विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय आवश्यक नहीं, किसकी जरूरत नहीं है, तो विक्रय वापसी है, सेल रिटर्न है, और सेल रिटर्न हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, डेबिट होता है। सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। तो एग्जामिन कह रहा ऑप्शन, एग्जामिन डेबिट नोट, डेबिट नोट की जांच करना, एग्जामिन कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ अंकों की जांच करना, क्रेडिट नोट की जांच करना, एग्जामिन सेल्स रिटर्न बुक। तो किन चीजों की आवश्यकता नहीं है जब हम कर रहे हो क्या प्रमाणन, किस चीज की, विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी के लिए, विक्रय वापसी के लिए हम डेबिट नोट यूज नहीं करते, इनकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल्स में से क्या होते हैं, एडजस्टेड होते हैं। तो विक्रय वापसी के लिए डेबिट नोट को एग्जामिन करना जरूरी नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। कट ऑफ पॉइंट्स क्या है, अंकों, कट ऑफ अंकों की जांच करना, जैसे क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट रिलेट करता है किससे, परचेज रिटर्न से, विक्रय वापसी की पुस्तक की जांच करना, ये सब आप एक बार जांच कर सकते हो, लेकिन डेबिट नोट की जांच करनी ही नहीं है, क्योंकि डेबिट नोट रिलेट हो चुका है, ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है। तो जिन चीजों को ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल रिटर्न को, पहली समझ लो आप, रिटर्न इनवर्ड किसको कहते हैं, सेल रिटर्न को। तो कह रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक्स इज कीप्ट टू रिकॉर्ड, रिटर्न इनवर्ड बुक को रिकॉर्ड करने के लिए रखा जाता है, किस चीज के लिए, ऊपर बता दिया, सेल रिटर्न या विक्रय वापसी, सेल रिटर्न या विक्रय वापसी खाता। तो रिटर्न ऑफ एनीथिंग सोल्ड, विक्रय की गई किसी भी वस्तु की वापसी के लिए, रिटर्न ऑफ एवरीथिंग परचेज, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, और रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज खरीदे गए माल के लिए। तो रिटर्न इनवर्ड कह रहा है रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, किसके लिए, बेचे गए माल की वापसी के लिए, गुड्स सोल्ड, सेल्स रिटर्न। तो जो माल बेचा है ना, जो माल, पहला ऑप्शन क्या था हमारा, हाँ, तो बेचे गए माल की वापसी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी, बेचे गए माल की वापसी में, विक्रय की गई किसी वस्तु की वापसी नहीं, बेचे गए माल की वापसी, दोनों ऑप्शन में डिफरेंस है। एनीथिंग सोल्ड, यहां पर एनीथिंग वर्ड आ रहा है, किसी भी वस्तु नहीं, हम सिर्फ कमोडिटी की बात करेंगे, माल की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता हो कि गुड्स हमारी वो प्रोडक्ट होता है, गुड्स हम किसे कहते हैं व्यापार में, जिसे आप माल कहते हैं, माल या गुड्स वो चीज है जिससे आप एक व्यापारी वस्तुओं को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, खरीदता और बेचता है, जिसमें वो व्यापार करता है, जिस प्रोडक्ट में वो डील करेगा उसे माल कहेंगे। और माल को हमने 4 भाग में बांट रखा है, खरीदने पर परचेज, बेचने पर सेल, खरीद कर वापस करने पे परचेज रिटर्न, बेच कर वापस आने पे सेल रिटर्न कहते हैं। तो बेचे गए माल की वापसी ज्यादा एप्रोप्रिएट, ज्यादा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, जबकि एनीथिंग सोल्ड, कुछ भी बेच दो तो कुछ भी बेच दो में, तो आप एसेट भी बेच दोगे तो उसको सेल रिटर्न बुक में यूज नहीं करोगे अगर वो वापस आ गया तो, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है XYZ, XYZ Messer and company had made sale worth ₹56,000, 56,000 का हमने माल बेचा है टू अ डेटर को, यानी उधार, ऑन 12 जनवरी को, कब बेचा है, 12 जनवरी। द टर्म ऑफ सेल वर्थ 2/10, ये 2/10 का मतलब नेट ऑफ 30 डेज। डेटर पेड सम ऑफ 21 जनवरी, 21 जनवरी को हमने बेचा था 12 को, पेमेंट कर रहा है वो
21 तारीख को, और पूछ रहा है हाउ मच शुड कैश अकाउंट बी डेबिटेड, कैश कितने रुपए से डेबिट होगा। यानी 12 जनवरी को हमने माल बेचा उधार 56,000 का, और उससे हमें 21 जनवरी को पेमेंट मिल गई, तो कैश कितने रुपए से डेबिट किया जाना चाहिए। यदि जो शर्त है हमारी वो 2/10 आउट ऑफ 30 है। इसका मतलब ही सिर्फ समझना, अगर आपको इस क्वेश्चन में ये मतलब समझ में आ गया तो बड़ा ही इजी, आप कहोगे क्या क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या है 2/10 का मतलब, यानी इसने ये शर्त रखी है, इसकी ये शर्त थी कि आपको 30 दिन की अवधि के भीतर, 30 दिन के भीतर अगर आपने भुगतान कर दिया ना, 30 दिन की अवधि में आपने अगर हमें भुगतान कर दिया तो, सॉरी 30 दिन कह रहे हैं, तो अब 30 दिन की अवधि में 10 दिन के अंदर, 30 दिन की अवधि में 10 दिन के अंदर आपको तो 30 दिन के अंदर पूरा पेमेंट ही करना है। ये तो हमारी टोटल सेल की है, लेकिन हमारी एडिशनल कंडीशन क्या है कि 30 दिन में 10 दिन के भीतर अगर आपने भुगतान किया तो हम आपको 2% की और क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। 2% की और क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। कब, यदि आपने 10 दिन के अंदर भुगतान कर दिया। तो अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या इसने इस शर्त को पूरी की है, क्या इसने 10 दिन के अंदर भुगतान किया है। 2/10 का मतलब होता है कि 10 दिन के अंदर अगर भुगतान किया तो 2% की छूट देंगे। तो हमने बेचा 12 जनवरी को, हमने बेचा 12 जनवरी को, पेमेंट रिसीव की 21 जनवरी को, पेमेंट रिसीव की 21 जनवरी को, तो 12 से अगर 10 दिन जोड़ लिया जाए तो 22 जनवरी होती है, और 22 जनवरी से पहले पहले इस बंदे ने भुगतान कर दिया, तो इसका मतलब हम उसे 2% की छूट देंगे। तो अगर हम निकाल लें कि 56,000 का कितना परसेंट, 2%, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा ना, और 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 और 1 1120 रुपए, यानी कि ये 80, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 54,880 रुपए फाइनली हमें क्या होगा, कैश रिसीव होगा। हमने इतने का माल बेचा था, उसमें से इतना रुपए हमने छूट कटौती हटा दी, तो जो बचा ये कैश रिसीव है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या बना, 54,880, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आई बात। 2/10 का मतलब कि हमने टोटल 30 दिन की अवधि के लिए माल बेचा, और साथ में एक शर्त रखी है कि अगर आपने, यदि आपने हमें 30 दिन के भीतर, सॉरी 10 दिन के भीतर भीतर भुगतान किया तो हम आपको 2% की अतिरिक्त नगद छूट देंगे। तो बंदे ने 21 जनवरी को भुगतान कर दिया, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर वो भुगतान कर रहा है, इसलिए 2% की उसे छूट और दी जाएगी। तो 56 में छूट की वैल्यू हमने हटा दी, तो जो बचा वो कैश रिसीव, हमसे पूछ रहा कितना नगद में जाएगा, तो 54,880 जाएगा। तो ये सी ऑप्शन सही बैठा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, ओपनिंग डेटर 48,000, ओपनिंग डेटर 48,000, क्लोजिंग डेटर 60,000, रिसीव फ्रॉम डेटर फॉर द ईयर 1 लाख रुपीस। ओपनिंग प्रोविजन है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का 3,000, क्लोजिंग प्रोविजन है 5,000, और कह रहा है फाइंड करना है क्रेडिट सेल। फाइंड क्या करना है, क्रेडिट सेल, यानी उधार विक्रय हमें निकालना है। यदि प्रारंभिक देनदार 48, अंतिम देनदार 16, साल के शुरू में 48,000 के देनदार थे, साल के अंतिम में 60,000 के थे, और वर्ष के दौरान हमें प्राप्त हुए देनदारों से क्या 1 लाख रुपए, तो हमें उधार विक्रय क्या निकालना। तो हमें क्रेडिट सेल जब निकालेंगे तो हम इन लोगों पर इग्नोर कर देंगे। ये क्या है, जो प्रावधान कर रखा हमने देनदारों पर, इनके लिए कोई रूलिंग, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने कितना प्रावधान किया है। जब हम उधार विक्रय की राशि की गणना कर रहे हैं तो हमें ओपनिंग कितना प्रावधान था वो मतलब नहीं है, क्लोजिंग कितना था इनसे मतलब हमारा नहीं है। तो इसके लिए आप एक अकाउंट बना लेंगे। क्या, ऐसे हम इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन को समझाने के लिए हम एक डेटर अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, डेटर अकाउंट,
देनदार खाता। देनदार खाते की दो चीजें होती हैं, एक उसका डेबिट साइड होता है भैया और एक उसका क्रेडिट साइड होता है। जब भी देनदारों की वैल्यू बढ़े तो हमें दिखाना है डेबिट पक्ष में, और जब भी देनदारों की वैल्यू कम हो तो हमें दिखाना है क्रेडिट पक्ष में। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, हमें ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 48,000। तो देनदार, चूंकि ये एसेट्स होता है, देनदार क्या होता है, एसेट्स, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस इसका क्रेडिट होगा। 48 और 60 तो हम अपने अकाउंट में लिख लेते हैं। हम अपने, कहां गया, चलिए इसी में लिख लेते हैं, ये हम इसी में लिख लेते हैं। तो 2 हमने लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस कितना 48,000 था, और लिख लेते हैं बाई क्लोजिंग बैलेंस, ये कितना था 60,000 था। फिर क्वेश्चन में हमें एक चीज दी हुई थी, कह रहा देनदारों से प्राप्त राशियां 1 लाख रुपए। तो अब ये बताओ आप कि अगर देनदार, हमने अभी क्या बताया कि देनदार बढ़े तो डेबिट, देनदार घटे तो क्रेडिट साइड में हमें देखना है ना, ओपनिंग तो डेबिट होगा, क्लोजिंग होगा क्रेडिट में, ये तो पक्की बात है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि अगर देनदार बढ़ रहा है तो डेबिट करना है, घट रहा है तो क्रेडिट करना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि देनदारों से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो प्राप्त हुए तो अगर किसी देनदार से पैसे प्राप्त हो जाएंगे तो देनदारों की वैल्यू कम हो जाएगी, देनदारों की वैल्यू कम हो जाएगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर आपसे हमें 10 रुपए लेने थे, आपने 4 रुपए दे दिए तो हमने 4 रुपए घटा दिए, अब हमें आपसे 6 लेने, पहले कितने लेने थे 10, अभी कितने लेने 6, तो यानी आपकी वैल्यू हमारे खातों में कम हो गई। तो इसलिए जितना पैसा मिला, कैश रिसीव, कैश रिसीव 1 लाख रुपए, इसको हमने क्रेडिट में लिख दिया बस, और कुछ क्वेश्चन में था नहीं। तो टोटल हो गया हमारा 1,60,000, और इधर भी टोटल कर देंगे 1,60,000 माइनस 48, तो 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 1,12,000 रुपए, 1,12,000। तो ये जो बैलेंस इस साइड आया, इसी बैलेंस को हम कहते हैं क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल की वैल्यू कितनी आ गई 1,12,000। ऑप्शन में आके चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन था, ये था। तो ऑप्शन आंसर सही क्या आया था 1,12,000। तो सी इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? अगर आप वहां नहीं समझ पाए तो ऐसे भी देख लीजिए। हमने क्या किया, हमने क्लोजिंग हमने क्लोजिंग बैलेंस जो कि 60 था उसमें 1 लाख जोड़ दिया, जितना मिला उसमें से हमने माइनस कर दिया कितना, ओपनिंग साल की शुरुआत में कितना था, तो बचा कितना 1,12,000। यही हमारा क्या है, ये हमारा उधार विक्रय है, ये हमारा उधार विक्रय है। ठीक, 1,12,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक। अंडर कास्टिंग मतलब होता है, अंडर कास्ट मतलब होता है कम, हमने सेल्स बुक को कम कर रखा है, अंडर कास्ट है सेल बुक हमारी, क्या है अंडर कास्ट है, कम है। तो जब कोई चीज कम होती है, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, कुछ भी अकाउंट, सिंपल सा है, ये एरर्स एंड ओमिशन वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन, कि अगर सेल कम है या कोई भी अकाउंट कम है तो उसे हमें सिंपली क्या करना है, बढ़ाना है। उसे क्या करना है, बढ़ाना है। और किसी चीज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो चीज जो होती है वही उसको करेंगे। जैसे अगर सपोज परचेज को बढ़ाना हो तो परचेज डेबिट होती है, तो जितना डिफरेंस अमाउंट है उसे हम और डेबिट करेंगे, तभी तो वो चीज बढ़ेगी। बात समझ रहे हो? अगर आपको वेजेस को बढ़ाना है तो वेजेस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स क्रेडिट होता है, तो इसलिए सेल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तब जाके उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। अगर बढ़ाना है तो जो होता है वही करेंगे, डेबिट होती है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट होती है तो क्रेडिट करेंगे। अगर किसी चीज को कम करना है, यानी ओवर कास्ट है, यहां तो अंडर कास्ट है ना, ओवर कास्ट है, ज्यादा है, होनी चाहिए थी 2, लिख दिया 4, यानी ज्यादा लिख दिया, तो इसका मतलब कम करेंगे। अंडर कास्ट में हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और जब किसी चीज को कम करना होता है तो उसे अपोजिट करते, जैसे डेबिट
क्रेडिट करेगा, क्रेडिट होती है तो डेबिट होगी। बात बिल्कुल सिंपल है, किसी चीज को बढ़ाना है जो होता है वही करोगे आप, डेबिट होती है तो डेबिट ही करोगे, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट करोगे। और अगर किसी चीज को कम करना हो, ओवरकास्ट में हम कम करते हैं, तो कम करने के लिए हम अपोजिट जाते हैं। अगर डेबिट करते हो तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे तभी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्रेडिट करते हो तो उसको डेबिट कर दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पर अंडर कास्ट ऑफ सेल्स विक्रय बही में कम लगाए गए योग को सुधारा जाता है। कैसे सुधारेंगे? और बढ़ा के। और विक्रय बही क्या होती है? सेल क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बस सीधे सीधे देख लो कहां क्रेडिट लिखा है, क्रेडिटिंग सेल्स बुक, और ये क्रेडिटिंग लिखा है परचेज बुक, तो क्रेडिटिंग सेल्स बुक इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आई? सिंपल है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर मेड बाय अ ट्रेड, ड्यू टू दीज ट्रांजेक्शंस टोटल सेल बुक विल बी। एक व्यापारी निम्न व्यवहार किए से विक्रय बही का योग क्या होगा? विक्रय बही बोल रहा है, सेल्स बुक। आपको, आपने अकाउंटिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं के लिए भी, तो आपको यह पता जरूर होगा कि सेल्स बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, सेल्स बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, उधार। कैसा? क्रेडिट सेल। सेल्स बुक में सिर्फ हम उधार विक्रय, कैसा? उधार विक्रय को शामिल करते हैं। ठीक, यानी इसमें नगद ट्रांजेक्शंस को शामिल नहीं किया जाएगा। तो हमें टोटल सेल बुक का टोटल बताना है, योग बताना है। तो गुड्स सोल्ड टू गुप्ता, यानी कि ये क्रेडिट है, पहली बात तो ये पकड़ लो कि ये उधार है, तो 40,000 ले लो टोटल, ये आ जाएगा सेल्स बुक में। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन कैश है, तो ये नहीं जाएगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, नहीं लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट है, उधार बोल ही दिया है, तो 7,000 रुपए, तो ये 7,000 भी आप ले लो। ठीक, और कुछ है? सॉरी, ये 4,000 है, ये 4,000 है, 7 नहीं है, ये 4,000 है। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो 7 4 11,000 हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि टोटल सेल कितनी होगी? 11,000। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल लेते हैं। ये ध्यान रखना आप, अगर आप ये भूल गए कि क्रेडिट सेल नहीं लेते तो आप सबको जोड़ लोगे, क्योंकि सब तो सेल ही है, बेचा 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 हर जगह। आप अगर 7 4 7 7 5 12 12 4 16,000 ले लोगे, देखो ऑप्शन भी दिया है, तो आप 16,000 टिक करके चले आओगे क्योंकि ऑप्शन में भी दिख रहा है। जबकि विक्रय बही में सिर्फ उधार लेन देन लेते हैं, तो हम इसको लेंगे, हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 11,000 हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट, लागत लेखा का परीक्षा, ऑडिट नहीं, लागत, इसे अंकेक्षण कहते हैं, इसे लागत अंकेक्षण कहते हैं, परीक्षा शब्द नहीं है, लागत अंकेक्षण। इज टू बी कंडक्टेड बाई कॉस्ट ऑडिटर, कंडक्ट करता है कौन? कॉस्ट ऑडिटर। लागत अंकेक्षण हु इज एन, वो होना चाहिए क्या? वो हो क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, और एनी इंडियन रेसिडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स ऑडिट करते हैं, जो टैक्स ऑडिट करते हैं, ही मस्ट बी सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो कॉस्ट ऑडिट करते हैं, जो कॉस्ट ऑडिट करते हैं, ही मस्ट बी सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कहां पर कौन सा ऑप्शन सही बना? ए ऑप्शन आपका सही हो गया कि क्वालिफाइड होना चाहिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछता या टैक्स अकाउंटिंग पूछता है, ऑडिटिंग पूछता, अगर हमसे वो फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय अंकेक्षण या कर अंकेक्षण पूछता, तो हम कहते ही मस्ट बी क्वालिफाइड, तब ऑप्शन बी होता, तब ऑप्शन क्या होता? बी होता। अब ये इसकी एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है जो एक और एग्जाम कंडक्ट कराती है, और वहां से पास लोग ही जिनके पास स्पेशल डिग्री हो,
साथ में सीओपीओ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो ऐसे अंकेक्षण को पूरा कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सेल इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन, कहां पे बिक्री विजय को पहले प्रविष्ट किया जाएगा, सेल इनवॉइस को कहां किया जाएगा, आप बता दो इसको जरा। देखो ये HPSSC अकाउंटेंट में आया भी है, तो सेल इनवॉइस को कहां हम करेंगे। सेल इनवॉइस बेचा है तो बेचा है तो कहां दिखाएंगे, इसे हम रोजनामचा में ही तो दिखाएंगे ना, विक्रय रोजनामचा सेल्स जर्नल में। तो यानी सही ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन। कैश बुक नगद बही में तो बाद में जाएगा, लेकिन सेल अकाउंट में क्योंकि रोजनामचा के बाद ये खाता बनता है, और क्या रोजनामचा में इससे कोई मतलब होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हुए नहीं, ये बाद में आएगा। तो सही ऑप्शन क्या बना, बी सेल्स जर्नल। ठीक। कह रहा फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अ समरी फ्रॉम इंडिकेटिंग चेंज अकरिंग द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन बिटवीन टू डिफरेंट बैलेंस शीट। कह रहा है कि दो अलग अलग बैलेंस शीट में के हिसाब से मतलब जो तिथियों की में वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये कथन किसने परिभाषित किया है, तो ये कथन परिभाषित किया है स्मिथ और ब्राउन ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कथन किसने किया है, स्मिथ एंड ब्राउन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट in which the data or figure reported in financial statement are converted into किसमें, परसेंटेज ऑफ कॉमन बेस अकाउंट। कॉमन बेस जैसे ही कहा तो कौन सा कह रहा है कि कौन सी वित्तीय विवरणी है जहां वित्तीय विवरण में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों या अंकों को सामान्य आधार राशि के प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रतिशत में हम कहा करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट में। कहां करते हैं, कहां करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम अलग अलग स्थितियों के हिसाब से उनका प्रतिशत में उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं, दो अलग अलग तिथियों के स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरिजन करने के लिए हम ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक। तो सही ऑप्शन आपका सी हुआ। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ऑन डोनेशन ऑफ गुड्स, आपने माल दान में दे दिया, माल क्या दिया, दान में दिया, तो वो कह रहा है कि किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो जब माल दान में देते हो तो एंट्री होती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू क्या, परचेज। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, कहां क्रेडिट किया जाता है, परचेज अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब ये भी बता दूं कि आपने अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, सर ये परचेज क्रेडिट क्यों हुआ, तो जब व्यापार से माल जाता है और रीजन सेल ना हो, अदर देन सेल हो, सेल बेच दिया तब तो सेल अकाउंट हो जाएगा, लेकिन बिना बेचे भी अगर माल चला गया व्यापार के बाहर तो उस सिचुएशन में परचेज को ही हम क्या करते हैं, सॉरी क्रेडिट करते हैं। उस कंडीशन में हम परचेज को ही क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सही ऑप्शन ए। ठीक। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजेक्शन, डेबिट नोट किसके लिए बनाया जाता है, तो डेबिट नोट परचेज ऑफ गुड्स के लिए। डेबिट नोट किसके लिए बनाया जाएगा, डेबिट नोट किसके लिए बनाया जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स, खरीदने के लिए नहीं। खरीदने और बेचने के लिए कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं होता। तो ये बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि माल को क्रय करने या माल को विक्रय करने के लिए कोई भी नोट इशू नहीं होता। डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू होता है माल के वापसी के लिए, चाहे वो क्रय वापसी हो या विक्रय वापसी हो। तो डेबिट नोट इशू होता है किससे रिलेवेंट, परचेज रिटर्न से।
परचेज रिटर्न के लिए हम करते हैं डेबिट नोट, और अगर सेल रिटर्न होता तो हम करते क्रेडिट नोट। सेल रिटर्न होता तो हम करते क्या? क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट प्रिपेयर फॉर विच ट्रांजेक्शन? परचेज रिटर्न के लिए, क्रय वापसी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, आगे आइए। तो नेक्स्ट कहता है बैलेंस ऑफ रिटर्न परचेज रिटर्न। बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज ऑलवेज क्रय वापसी। परचेज रिटर्न बुक इज ऑलवेज क्या होगा? क्रय वापसी बही का शेष। तो क्रय वापसी क्या होती है? परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो चीज क्रेडिट होगी उसका बैलेंस भी कैसा होगा? क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द राइट आंसर, यानी क्रेडिट होगा। ठीक, नेक्स्ट। Which of the following is not an analytical procedure? एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सी चीज विश्लेषण के प्रक्रिया में नहीं आएगी? चालान, पहला ऑप्शन कह रहा है चालान खरीदने के लिए, खरीद पुस्तक में हुई खरीद का पता लगाना, यानी ट्रेसिंग ऑफ परचेज रिकॉर्ड इन द परचेज बुक टू द परचेज इनवॉइस। ये ऑप्शंस कुछ गलत लग रहे हैं मुझे। कंपेयरिंग एग्रीगेट वेजेस, ये क्वेश्चंस कुछ गलत हैं। ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ परचेज? परचेज को सबसे ज्यादा अच्छे से कौन बता रहा है? तो गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट, उधार साख पे खरीदा यानी उधार खरीदा। गुड्स ब्रॉट फॉर रीसेल, पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई वस्तुएं। गुड्स पेड फॉर, वस्तुएं जिसके लिए हमने भुगतान किया है। या आइटम बहुत, खरीदी गई मदे। देखो सभी चीजें परचेज के बारे में बता रही हैं, बात आप समझो, सभी चीजें परचेज के बारे में बता रही हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है बेस्ट डिस्क्राइब। मतलब अगर एक बंदे के अंदर क्वालिटीज हैं और वो कहे कि ये कुछ क्वालिटीज हमने बता दी, तो आप कहोगे हाँ ये सभी मेरे अंदर है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है जो हमको सबसे अच्छा डिफाइन करे? तो वही परचेज में पूछ रहा है। तो परचेज में सबसे अच्छा ये लाइन इसने बोली, ये सबसे बेटर इसको डिस्क्राइब करता है कि जो वस्तुएं हम कहीं और बेचने के लिए खरीदते हैं वही क्या है? परचेज है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदा वो परचेज नहीं माना जाता। वास्तव में व्यापार में हम खरीदते ही इसलिए कि पुनः उसे वापस क्या कर सके? पुनः विक्रय कर सकें, सेल कर सकें। तो बेचने के लिए खरीदी हुई चीज को ही परचेज कहते हैं एग्जैक्टली बिजनेस में। तो गुड्स ब्रॉट फॉर रीसेल, ये हमारा परचेज को सही डिफाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द सीन। पूर्तिकार व्यक्तिगत खाता दिखाया जाता है। सेल सप्लायर, सप्लायर मतलब जिसने हमें उधार माल बेचा है, यानी जिसने हमें बेचा है, यानी हमने क्या किया? हमने जिससे खरीदा है। तो सप्लायर हमारा कौन होता है? क्रेडिटर होता है। सप्लायर हमारा कौन होगा? क्रेडिटर। लेनदार, और लेनदार का खाता कैसा होता है? हमेशा, क्योंकि लायबिलिटी होती है, क्रेडिट। तो ये कहां पे दिखाया जाएगा? सेल्स लीजर में नहीं, नॉमिनल लेजर में नहीं, जनरल लेजर में, परचेज लेजर में। कहां पे? सप्लायर का जो पर्सनल अकाउंट होगा ये किस खाते में दिखाया जाएगा? ये हमें दिखाया जाएगा कहां पर? परचेज लेजर में, क्योंकि हमने उससे खरीदा है तभी तो, क्योंकि हमने कहा उसने हमें बेचा है तो हमने क्या किया? खरीदा है। तो कहां दिखाएंगे? परचेज लेजर में दिखाएंगे, क्योंकि एंट्री अगर हमने किसी से उधार खरीदा तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, टू क्या? सप्लायर। तो अब हम जब परचेज का अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे ना टू सप्लायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? टू सप्लायर। तो किसके खाते में? परचेज लेजर, यानी खाता वही किसकी? परचेज की, और वहां पे ही हम सप्लायर का अकाउंट दर्शाते हैं। तो इसलिए ये आ गया। बात समझ में आई? तो ये हो गया 37 का डी। 38 विच कार्ड मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। कौन सा ऐसा कार्ड होता है फैक्ट्रीज में जो ये बताता हो कि कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल आपने इश्यू किया? तो ये हमारा बिन कार्ड होता है। ये क्या होता है? बिन कार्ड होता है। तो हर फैक्ट्री में एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है जहां पे फैक्ट्री में रिलेवेंट जितनी भी मशीनरी है या जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब स्टोर में रखी रहती हैं, और स्टोर में
हम उसमें क्या रखते हैं, स्टोर में हम उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक तरीके से उसको क्या करते हैं, सामान को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़े उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके और दिया जा सके। तो बिन कार्ड क्या है कि हर आइटम या प्रोडक्ट में एक कार्ड लटकता रहता है जो ये बताता है कि कितना हमने कब कब खरीदा है और कब कब इश्यू किया है, कितना उसमें और स्टोर में बचा हुआ है। तो बिन कार्ड ही बताता है रिसिप्ट एंड इश्यू को, इसलिए सही ऑप्शन सी। कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इफ टोटल एसेट्स कितना, 10,000। यहां पर टोटल लायबिलिटी नहीं होगी, यहां पर टोटल लायबिलिटी नहीं, हमें कैलकुलेट ही लायबिलिटी करनी है, तो ये ऑप्शन ही नहीं चाहिए मुझे, ये गलत दिया हुआ यहाँ पे, ये हम नहीं लेंगे, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए क्या, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी निकालना है। टोटल एसेट दी है 10,000, कैपिटल दी है 5,000, तो हमें लायबिलिटी निकालना है। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हुआ है जहां पे हम कहते हैं लायबिलिटी, हमें लायबिलिटी चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है लायबिलिटी या दायित्व बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल, दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी। तो एसेट्स कितनी है मेरे पास, 10,000 रुपए की, और पूंजी कितनी है, 5,000 रुपए की, तो बचा कितना, 5,000। ये क्या हुई, हमारी दायित्व हुई। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। एक्चुअल एग्जाम जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो आप ये बस याद रखो कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब लायबिलिटी क्या है पता नहीं है, कैपिटल कितनी है 5,000, एसेट्स कितनी है 10, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर 5,000। तो सी ऑप्शन 5,000, सी ऑप्शन 5,000 हमारा हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्नीचर रुपीज 90,000, कैश रुपीज 1 लाख, फर्नीचर कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फर्नीचर रुपीज 90,000 कैश, 1 लाख डेटर, 10,000 अदर एसेट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास 90,000 की कैश है, 1 लाख का देनदार है, 10,000 रुपए की अदर एसेट्स है, और साथ में कह रहा है क्या, अच्छा सॉरी, फर्नीचर है 90 की, ठीक, कैश है 1 लाख का, देनदार है 10,000 का, और अदर एसेट्स है 1,000 रुपए की। तो ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं, एसेट्स हैं। तो एसेट्स हमारे पास कितनी हैं, हमने देख लिया, एसेट्स में 90,000 की हमारे पास क्या है, फर्नीचर, 1 लाख रुपए का हमारे पास कैश है, 10,000 रुपए का देनदार है, वो भी एसेट्स होती है, और 1,000 की अन्य संपत्तियां हैं। तो 90 1 90 2 लाख, यानी कुल संपत्ति हो गई 2,01,000, कुल संपत्ति हो गई 2,01,000। और कह रहा है साथ में ओनर इक्विटी रुपीज 90,000, तो ओनर इक्विटी को हम कैपिटल मान लें, ओनर इक्विटी को हम क्या मान लें, कैपिटल। तो हमारी जो इक्विटी है, हमारी जो इक्विटी है, या इसे हम कैपिटल भी बोल सकते हैं, ये कितनी है 90,000, कैपिटल कितनी है 90,000। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी दायित्व या लायबिलिटीज कितनी होगी। अभी अभी इक्वेशन हमने पढ़ा था जहां पर हमने कहा था लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, तो ये हो गई 2,01,000 रुपए माइनस 90,000 रुपए, तो यानी माइनस कर दो, कितना बचेगा ये 1 2 3 0 और 1,11,000 रुपए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, बी, बी इज द राइट आंसर। 1,11,000 रुपए हमारी क्या होगी, इसमें हम 90,000 जोड़ देंगे तो हमारा 2,01,000 टोटल एसेट्स आ जाएगी। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज कर लेंगे, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज एसेट्स है। जैसे फर्नीचर एसेट्स है, कैश एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, अदर एसेट्स भी है वो है, तो ये सभी चीजों के टोटल को हम बोलेंगे टोटल एसेट्स।
और माइनस कर दो इक्विटी मींस कैपिटल, हटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारी क्या दायित्व हो जाएगी, यानी 1,11,000। एसेट्स इक्वल्स टू डैश इक्विटी, कह रहा है परिसंपत्तियां बराबर होती हैं क्या प्लस समता। तो हमने कल हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो यानी सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें एसेट्स दिया हुआ है, इक्विटी दी है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या सही बन रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, यानी लायबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, निम्न में से कौन सा शेयर धारक की समता का हिस्सा नहीं है। तो शेयर धारक की समता का हिस्सा नहीं है, यानी जो शेयर होल्डर्स में नहीं आता, जो इक्विटी का पार्ट ना हो। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित कमाई, कैपिटल स्टॉक, पूंजी स्कंद, एडिशनल पेड इन कैपिटल, कुल राशि पर अतिरिक्त भुगतान किया गया, और लास्ट कह रहा है लोन पेबल। तो जब हम देखते हैं रिटेन अर्निंग को, तो रिटेन अर्निंग क्या है, व्यापार में वो पूंजी जो आपने व्यापार से कमाकर वापस व्यापार में पुनर्योजित कर दी हो, तो उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, यानी प्रतिधारित कमाई। ठीक, तो ये पार्ट है किस चीज का, इक्विटी का कह सकते हैं कैपिटल का। तो यानी ये हो गया ऑप्शन सही। कैपिटल स्टॉक, पूंजी स्कंद, जो कैपिटल आपने एडिशनल लगा रखी है या जिसे स्टॉक करके रखा हुआ है, जिसको आपने यूज करना है आगे आने वाले टाइम पे, तो वो भी पार्ट है किस चीज का, कैपिटल का। तो ये भी ऑप्शन सही है। और एडिशनल पेड इन कैपिटल, कभी कभी व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लगाने की जरूरत पड़ती है, एडिशनल कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ती है, तो एडिशनल कैपिटल को भी हम कैपिटल का ही पार्ट मानेंगे। तो तीनों के तीनों हमारे क्या है, समता या इक्विटी या शेयर होल्डर का पार्ट है। तो लास्ट ऑप्शन जो हो रहा है लोन्स पेबल, यानी कि ये तो एक लायबिलिटी है, ये क्या है, एक लायबिलिटी है, ये समता या इक्विटी का पार्ट नहीं है, बाहरी दायित्व है। तो इसको हमसे पूछा क्या गया, नॉट अ पार्ट ऑफ, कौन नहीं है, तो ऑप्शन क्या बना, डी इज द राइट आंसर, जहां पे लोन पेबल दे ऋण को हम समता या इक्विटी का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन प्री डिटरमाइंड लॉस, यानी वास्तविक हानि पूर्व निर्धारित हानि से अगर कम हो तो यह भेद या डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा, आपने माना कि हमें 10 रुपए का हानि होगी निकट भविष्य में, लेकिन वास्तविक हानि जो हुई वो हमें सिर्फ 4 रुपए की हुई, 6 रुपए की हुई। तो हमने माना था 10 रुपए का लॉस, हमने माना था 10 रुपए का लॉस मानकर हम चले थे, लेकिन लॉस हुआ कितना लॉस हुआ सिर्फ 4 रुपए का। तो 6 रुपए जो हमारा लॉस कम हुआ वो हमारे लिए क्या है, वो एबनॉर्मल गेन है, असामान्य लाभ है। तो इसको हम क्या मानेंगे, तो यह भेद क्या कहलाता है, ये सी ऑप्शन सही बनेगा, जिसे हम एबनॉर्मल गेन या असामान्य लाभ कहेंगे। समझ में आई बात, हमने लॉस एज्यूम किया था 10, हमें हुआ लॉस 4, तो लॉस जहां, क्योंकि लॉस के लिए हम पहले से प्रोविजन कर लिए थे, हमने पहले से प्रोविजन कर रखा था 10 रुपए के लॉस होगा, तो उसके लिए पहले से हमने एक संचय बनाया होगा उस लॉस को पूर्ति करने के लिए, लेकिन हमें लगे 4, तो 6 रुपए मेरे उस संचय में बच गए, उसको हम असामान्य लाभ या एबनॉर्मल गेन कहेंगे। ठीक, तो सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट डिस्पिक्ट्स, प्रतिधारित कमाई बताता है। क्या बताता है प्रतिधारित कमाई क्या बताता है, लाभ का विनियोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अनुमान, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, लागत का अनुमान, और नन ऑफ द ऑप्शंस, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो रिटेन अर्निंग यानी
व्यापार के लाभ का वो भाग जिसे वापस व्यापार में पुनर्नियोजित कर दिया गया, वापस व्यापार में री इन्वेस्ट कर दिया गया। ऐसे लाभ को हम रिटेन अर्निंग या प्रतिधारित कमाई कहते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये लाभ का अभी हमने कहा ना वापस व्यापार में विनियोग किया गया, री इन्वेस्ट किया गया, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ क्या है, प्रॉफिट्स है। ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। यानी सही ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए कि रिटेन अर्निंग लाभ का पुनः विनियोग है। आपने व्यापार किया, व्यापार से आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 1000, 2000, 10,000 कितना भी प्रॉफिट कमाया, उसमें से कुछ आपने रिजर्व में रख दिया, कुछ आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट दिया, और कुछ प्रॉफिट जो आपके हिस्से का था वो वापस से आपने व्यापार में क्या कर दिया, विनियोजित कर दिया, यानी विनियोग कर दिया, खुद ना लेकर। तो ऐसे लाभ को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, प्रतिधारित कमाई कहते हैं। तो ये लाभ का क्या है, विनियोगी तो है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं 45। कह रहा समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ऑटोलाइट लिमिटेड शो द बैलेंस ऑफ प्रीवियस एंड करंट ईयर रिटेन अर्निंग। ये पिछले साल और इस साल का, यानी ये एक तरह से क्लोजिंग एंड ओपनिंग की बात कर रहा है। लास्ट ईयर की जो रिटेन अर्निंग होगी और जो इस साल का रिटेन अर्निंग होगा, ये एक तरह से क्या है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग है। रिटेन अर्निंग ₹25,000 एंड 35,000। तो हमारा ओपनिंग हो गया 25,000 और क्लोजिंग हो गया हमारा 35,000। ठीक, इफ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर अमाउंट 5,000, हमने डिविडेंड कितना पे किया इस बार, 5,000, देन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर विल बी। तो इस साल का लाभ क्या होगा, कितना प्रॉफिट हमने कमाया। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये हमारा डी है, डिविडेंड पेड यानी कि 5,000। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। हमें ड्यूरिंग द ईयर का निकालना है। हमें क्या निकालना है कि ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना लाभ या प्रॉफिट अर्न किया। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस फॉर्मूला ये है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ किसका, समराइज बैलेंस शीट में प्रॉफिट का, तो कितना है 35,000। ठीक, उसमें से हम प्लस कर देंगे डिविडेंड पेड करंट ईयर, जितना हमने पे किया तो कितना है 5,000, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 40,000, और माइनस जितना मेरे पास पहले से था यानी ओपनिंग बैलेंस 25,000, इसको मैंने माइनस किया तो वैल्यू बची 15,000। यानी ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 15,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे निकाला हमने, फॉर्मूला हमने कहा कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कह रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस प्लस डिविडेंड पेड और माइनस ओपनिंग बैलेंस। इस फॉर्मूले को अब यूज करके आसानी से प्रॉफिट करंट ईयर निकाल सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना लाभ कमाया। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 46। द फॉर्मूला 1 अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक अंश पर, एक शेयर पर आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितना इन्वेस्ट करके आप कितना कमा रहे हो एक शेयर पे, पर शेयर, पर अंश, उसे हम ईपीएस कहते हैं। ठीक, into 100 डिवाइडेड बाई एमपी में भी यूज। इस सूत्र को किसके लिए प्रयुक्त हो सकता है, तो ये जो सूत्र है, क्योंकि ये अर्निंग की बात कर रहा है, तो अर्निंग किससे रिलेट करती है, प्रॉफिट से। अर्निंग किससे रिलेट करती है, ऐसे समझेंगे इसको, अर्निंग किससे रिलेट करती है, प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट से रिलेटेड स्टेटमेंट यहां कुछ है, तो प्रॉफिट से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये वाला ऑप्शन, रिटेन अर्निंग। अर्निंग की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो रिटेन अर्निंग यानी प्रतिधारित आय की लागत को बताता है कि जो वैल्यू या जो अमाउंट हमने वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट की, उस पर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है, उस कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है ये। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हुआ,
बी इज द राइट आंसर। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को लिए बताता है ये फॉर्मूला कि जो भी हमने पैसे री इन्वेस्ट किए उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक। 47 अर्निंग दैट हैव अ cumulative amount are not paid to the stock holders as a dividend is known as। प्राप्तियां जो एक संचित राशि है अंशधारकों को लाभांश के रूप में नहीं दिया गया जानी जाती हैं। कैसे, क्या माना जाता है? यानी ऐसा अमाउंट जिसे हम व्यापार से लाभ तो कमा रहे हैं लेकिन उस लाभ को व्यापार शेयर होल्डर्स को अंशधारियों को ना देकर उसे वापस अपने ही पास कुमुलेटिव कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, तो वो संचित धनराशि हमारे लिए और क्या है? वो हमारे लिए रिटेन अर्निंग ही है। यानी ए इज द राइट आंसर। हम भाई पैसा कौन सा, क्योंकि कोई रिजर्व नहीं है, अगर संचित कर रहे हैं रिजर्व यहाँ पे प्रिफर्ड अर्निंग, कॉमन अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग, इनको हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कहेंगे रिटेन कर लिया, वापस व्यापार में हमने इसको क्या कर लिया, लगा लिया है, रोक के रखा है, प्रॉफिट्स को बांटा नहीं है। तो बांटा नहीं है तो वो प्रॉफिट जाएगा कहां पे? वो वापस व्यापार में री इन्वेस्ट होगा, तो रिटेन अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 48 fee not received is not treated as income in case of chartered accountant because चार्टेड अकाउंटेंट के संबंध में अप्राप्य शुल्क, ना प्राप्त किया गया शुल्क को अप्राप्य शुल्क कहेंगे, को आय के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, विषय निष्ठता की अवधारणा, रियलाइजेशन वसूली, कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा, ऑल ऑफ दीज। तो हमने 11th में हम लोगों ने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो उसी में से एक कॉन्सेप्ट था रियलाइजेशन, वसूली की अवधारणा। वसूली की अवधारणा या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें फिर एक बार याद करते हैं उसको, कि क्या कहता था वो कॉन्सेप्ट? कहता था कि जब तक कोई भी लाभ या आय प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे आय या लाभ नहीं मानना चाहिए। जब तक कोई लाभ या आय प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे आप आय या लाभ नहीं मानेंगे, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब तक फीस मिल नहीं जाती तब तक उसे हम इनकम नहीं मानेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर, वसूली यानी रियलाइजेशन की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 49 कहता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल वित्तीय लेखांकन का मुख्य प्रयोजन, उद्देश्य क्या है? तो पहला कह रहा है वित्तीय सूचना संगठित करना, टू ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर, बाहरी लोगों को व्यापार से संबंधित फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना, और टू कीप ट्रैक ऑफ कंपनी एक्सपेंस, कंपनी के खर्चों पर नजर रखना, और मिनिमाइज कंपनी टैक्सेस, कंपनी के करों को कम से कम रखना। 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन हमें सबसे बेस्ट वन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं है तो सब नहीं सही हो सकते। हमें इसमें मुख्य प्रयोजन पूछा गया है, यानी प्रयोजन तो सभी हैं, फिर ऑप्शन में प्रयोजन तो सभी हैं लेकिन मुख्य सबसे बेस्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कह रहा है कि हम क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम अपने स्टेटमेंट के थ्रू जो हमारे बिजनेस के आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, उनको बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम उनको बता सकें, उनको जानकारी दे सकें। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। Last 50 question, which equation is followed by accounting equation approach for sole proprietor? यानी सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? एकल स्वामित्व, जहां पे अकेला व्यक्ति ही व्यापार की सारी गतिविधियों को, बिजनेस की सारी चीजों को कंट्रोल, और अकेला बंदा ही सारी चीजों को कंट्रोल और मैनेज करता है, पूरा पैसा अपने से लगाता है, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर या एकल स्वामित्व कहते हैं। तो लेखांकन समीकरण की दृष्टि से कौन सा अप्रोच है? तो फिर से वही चीज है कि हमने अभी देखा था कि एसेट्स
इक्वल्स टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब ये फॉर्मूला कहां पे सही बन रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन का यही फॉर्मूला होता है। तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या आप उसे कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए कहां पे बन रहा है, यहां पे कह रहा है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी इनटू कह रहा है, तो यानी ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे कह रहा है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, यानी यही ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी में यहाँ डिवाइड कर रहा है, ये भी गलत है, यहाँ पे माइनस कर रहा है, ये भी गलत है। तो बी इज द राइट आंसर, जहां पे कह रहा है वो कि संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस स्वामी की समता या पूंजी। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब शीघ्र भुगतान, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब शीघ्र भुगतान। पैसे जल्द से जल्द पाने के लिए जो छूट दी जाती है, जो बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट में कि डिस्काउंट दो तरह के होते थे, जिसमें हमने कहा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम सेल और परचेज करते समय, एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज, हम कस्टमर्स को देते हैं या लेते हैं। इसका मेन मुख्य उद्देश्य, मेन प्रयोजन होता है व्यापार की सेल को इंक्रीज करना। दूसरा था कैश डिस्काउंट, नगद छूट, जिसे हम कैश लेते समय या देते समय हम लेते या देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द मार्केट में फंसे हुए पैसों को बाजार से रिकवर करना, रियलाइज करना होता है। तो जहां पे शीघ्र भुगतान की बात आ रही है, तो बेचते या खरीदते समय कहता तो हम इसे नगद छूट, वो व्यापारिक छूट कहते हैं, लेकिन शीघ्र भुगतान मतलब कैश डिस्काउंट। तो यहां पर ये है हमारा डी ऑप्शन सही हुआ, जिसमें कैश डिस्काउंट ही है जो शीघ्र भुगतान से रिलेट करता है। 52 क्वेश्चन कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब अदद किराया फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर 12 विल बी अपीयर ऑन। ये कहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट को हम अपनी लायबिलिटी मानते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट को हम अपनी क्या मानते हैं, लायबिलिटी यानी कि दायित्व मानते हैं। इसको हम अपना दायित्व मानेंगे, और दायित्व को कहां दिखाया जाता है, इसे चिट्ठे यानी कि बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। कह रहे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, नहीं। अच्छा एक और चीज, कभी कभी ऑप्शन भी आपको आंसर बताते हैं। जब हम कह रहे हैं अदत है, बकाया है, दिया ही नहीं है, तो कैश बुक में क्यों जाएगा, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट की बात करें, क्योंकि कैश बुक में तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो यानी उधार लेन देन, जो पैसा दिया ही नहीं है, ना आया है ना गया है, तो ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो यानी दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। आइदर साइड, किसी भी पक्ष में, ये भी गलत है। यानी कि सही ऑप्शन क्या बना, डी इज द राइट आंसर, नोवेयर, यहां पर कहीं नहीं, यानी कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो ये कहां जाएगा, हमने बताया कि आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज हो, कोई भी खर्चा जो आपको दे देना चाहिए था एंड ऑफ द ईयर, बट आपने नहीं दिया, अनपेड है, ड्यू है, बकाया है, उसे हम आउटस्टैंडिंग कहेंगे, और वो कहा जाएगा बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वेंडर नॉट सेंड क्रेडिट नोट। वेंडर नहीं भेजता है क्रेडिट नोट टू परचेजर ऑन, परचेजर को विक्रेता द्वारा क्रेता को क्रेडिट नोट नहीं भेजी जाती। कब नहीं भेजी जाती, अंडर चार्जिंग ऑफ गुड्स, जब गुड्स पे अंडर चार्ज किया गया हो, यानी माल का मूल्य कम लगाया गया हो। एक्सेस गुड्स लिमिटेड, जब अधिक मात्रा में माल भेज दिया गया हो। या दूसरा कह रहा है निश्चित दर से कम बट्टा लगाने पर डिस्काउंट अलाउड अ लोअर रेट देन द डिसाइडेड। और अंडर कास्टिंग ऑफ इनवॉइस बाय ओमिशन, भूलवश बीजक का कम योग लग जाने पर। कौन सा ऑप्शन है कि वेंडर यानी सेलर क्रेता को यानी कि परचेजर को क्रेडिट नोट नहीं भेजता। सिर्फ एक कंडीशन होती है जहां पर सेलर नहीं भेजता है क्रेडिट नोट, कब, जब प्री डिटरमाइंड रेट से कम, हमें पहले से डिसाइडेड डिस्काउंट रेट से अगर हमें कम डिस्काउंट मिला या दिया गया हो, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट नोट यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर होगा, जहां लिख रहा है डिस्काउंट अलाउड एट अ लोअर रेट देन डिसाइडेड, यानी जितना डिस्काउंट डिसाइड हुआ था उससे कम डिस्काउंट जाने पर हम क्रेडिट नोट नहीं भेज सकते। बेसिकली क्रेडिट नोट क्या होता है, इसे क्रेडिट मेमो भी कहते हैं, और ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन करता है सेलर और परचेजर की बीच। जैसे कभी ज्यादा सामान चला गया तो हम क्रेडिट नोट भेजकर उसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बेसिकली ये एरर्स को एडजस्ट करने का प्रोविजन है क्रेडिट नोट या क्रेडिट मेमो। ठीक, सामान मूल्य कम लग गया, अधिक मात्रा में भेज दिया ना, या भूल हो गई किसी चीज की, तो ऐसी सिचुएशन। लेकिन डिस्काउंट का रेट कम ज्यादा होने पर हम क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। तो सी इज द राइट आंसर। Last question 54. If the loan from wife is assumed to be given out of her personal property, हमने अपनी ही वाइफ को उसकी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी पर हमने लोन दे दिया। पर्सनल प्रॉपर्टी पर यदि पत्नी द्वारा दिए गए ऋण को उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से दिया हुआ मान लिया जाए, यानी हमने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है ऐसे ऋण पर, किसी ऋण तो दे दिया लेकिन उसके अगेंस्ट हमने कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं रखी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इन्होंने कहा इस ऋण को हम असुरक्षित लेनदार यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोलेंगे पूर्वाधिकार लेनदार, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर पूर्णतः सुरक्षित लेनदार, और पार्टली असिक्योर्ड क्रेडिटर अंशतः सुरक्षित लेनदार। तो जब किसी ऋण के अगेंस्ट आपने कोई सुरक्षा का सामान, कुछ गिरवी नहीं रखा है, अपने पर्सनल चीजों से दे दिया है, पर्सनल अकाउंट से लोन, तो ऐसे लेनदार को हम असुरक्षित या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहेंगे। इसे हम असुरक्षित या अनसिक्योर्ड कहेंगे। तो ए इज द राइट आंसर, जहां पे हमने बिना किसी सुरक्षा गारंटी के, गिरवी के, हमने प्रॉपर्टी को पे कुछ भी मॉर्गेज ना रखकर हमने लोन दे दिया। तो ऐसा कल को ये अगर हमें नहीं भुगतान करेंगे तो ये क्या होगा? असुरक्षित लेनदार माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू।